रिसेंटली हम हेडलाइंस में देख रहे हैं चाइना की इनोवेशन को। China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world. The new AI chatbot from Chinese startup DeepSeek. DeepSeek. और यूएस की बढ़ती इकोनॉमी को। The United States economy accelerated in the second quarter. GDP increasing at a 2.8% annual pace with consumer spending. पर इस बीच एक मेजर प्लेयर यूरोप कहाँ रह गया है? There's something seriously wrong with Germany's economy. It's the first time the French government has been brought down in such a vote since 1962. France has a minority government, and Germany's government has just been ousted. क्या वजह है यूरोप की इस ग्लोबल स्टेज पर पीछे रह जाने की? इसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। 1700s में यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई। तब इन्हीं प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए इन कंट्रीज़ को मार्केट चाहिए थी। कुछ इसी रीज़न से यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनीज बनानी शुरू करी। यूके, फ्रांस, पोर्चुगल और स्पेन ने इन कॉलोनीज से प्रॉफिट्स बनाए, पर देखते ही देखते ये कंट्रीज आपस में ही कम्पीट करने लगी और इसका रिजल्ट वर्ल्ड वॉर्स। इन वॉर से यूरोप का बहुत लॉस हुआ और कॉलोनीज भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंस गेन करती गई। तब यूएस ने यूरोप के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया और उसे फंड किया। 1990s तक आते यूरोप की कंट्रीज ने साथ होकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया। तब तक कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुकी थी और यूएस भी एक सुपर पावर बनकर उभरा था। 80s और 90s में यूएस और यूरोप की जीडीपी पर कैपिटा में ज्यादा गैप नहीं था, पर पिछले कुछ सालों में ये गैप डबल से भी ज्यादा हो गया है। यूरोप के डाउनफॉल में कई पॉलिटिकल और सोशल रीजंस भी हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो हम यूरोप की प्रॉब्लम्स को 3 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। जैसा कि हम बात कर रहे थे, ग्लोबल जीडीपी में भी यूरोप का शेयर यूएस और चाइना के कंपैरिजन में काफी कम हो गया है। इसका एक मेजर रीजन है लेबर प्रोडक्टिविटी यानी एक एम्प्लॉय कितने कम रिसोर्सेज में कितनी आउटपुट निकाल सकता है। यूएस और चाइना ने इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट्स किए और एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और 3D प्रिंटिंग से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। यही रीजन है कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज और टेक स्टार्टअप्स यूएस और चाइना से ही हैं। यूएस की टेक कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, अमेजोन और मेटा का दुनिया में डोमिनेंस है, पर यूरोप की कंपनीज जैसे ASML और SAP उनसे काफी पीछे रह गए हैं। इसके पीछे यूएस का एक इनोवेटिव इकोसिस्टम है जिसमें 3 प्लेयर्स का रोल है: यूनिवर्सिटीज, VCs यानी वेंचर कैपिटलिस्ट और कंपनीज। इन्हीं टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट्स निकलते हैं और उनको VC से फंडिंग भी मिल जाती है। फिर वो स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं और बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज उन्हें मेंटरशिप भी प्रोवाइड करती है और एक्वायर भी कर लेती है। यही स्टार्टअप्स आगे जाके इन यूनिवर्सिटीज के रिसर्च के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं और इससे एक वर्चुअस साइकिल चलता रहता है। इनोवेशन से याद आया, यूरोपियन यूनियन का शेयर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में 1990s में 44% था, जो अब 2020s में कम होकर सिर्फ 9% रह गया है। EVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन सेमीकंडक्टर्स का बहुत मेजर रोल रहता है। यूरोप की सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंस और कम इन्वेस्टमेंट्स उनकी लेगेसी ब्रांड्स जैसे वॉक्सवैगन को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। वॉक्सवैगन का चाइनीज मार्केट में अच्छा खासा कंट्रोल था, पर अब उनकी अर्निंग 60% तक कम हो गई है। इसका एक रीजन चाइनीज ब्रांड्स जैसे BYD की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, साथ ही में चाइनीज गवर्नमेंट का EVs पर इंसेंटिव्स और रिबेट्स देना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करना। ग्लोबल लेवल पर टेस्ला जैसा ब्रांड्स का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, पर यूरोपियन ब्रांड्स इस नए इवॉल्विंग मार्केट को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और 87 ईयर्स की हिस्ट्री में इसी साल वॉक्सवैगन अपनी फैक्ट्रीज बंद करने की सोच रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि यूरोप में इन्वेस्टमेंट्स भी कम हुई है और R&D एक्सपेंडिचर भी बढ़ नहीं पाया है। इकोनॉमी का लिंक एक देश के एनर्जी के सोर्सेज जैसे कोल और गैस से भी होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूएस ने अपने शेल गैस के रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और चाइना ने सोलर एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट करा और अब सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का शेयर ग्लोबली 80% से भी ज्यादा है। पर यूरोप ने अपने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से एनर्जी का पुराना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम कर दिया है ताकि वो क्लीन एनर्जी तक जा सकें। पर टाइट पॉलिसीज के चलते जर्मनी ने तो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को ही बंद करना शुरू कर दिया, जिसको अडेप्ट करने में वहाँ के इंडस्ट्रीज को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पर चाइना ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से रिन्यूएबल एनर्जी को मेन स्ट्रीम करा, बिना पुरानी कोल और गैस की प्रोडक्शन को कम करे, जिससे वहाँ के इंडस्ट्रीज को भी शॉक नहीं लगा। इसी टाइट रेगुलेशंस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कस्टम टैक्स और पेस्टिसाइड बैन की वजह से इसी साल हमें यूरोप में फार्मर्स प्रोटेस्ट भी देखने को मिले
खासकर फ्रांस और जर्मनी में। फ्रांस का एक इंटरेस्टिंग केस है। गवर्नमेंट ने एक क्रॉप शुगर बीट में यूज होने वाली पेस्टिसाइड को बैन कर दिया, जिससे उसकी प्रोडक्शन काफी कम हो गई और मजबूरी में गवर्नमेंट को उसी क्रॉप को इंपोर्ट करना पड़ा जहां पर इन पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा था। पर सबसे बड़ी मुश्किल तो अभी आने वाली थी। All the guesswork, all the diplomacy, all the confusion has ended. Russia has invaded Ukraine. The attack began early this morning. रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस से यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि कई देश रशिया के गैस पर डिपेंड थे। उन्हें रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए गैस की सप्लाई बंद करनी पड़ी और इसका रिजल्ट इन्फ्लेशन। पर प्रॉब्लम्स इससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हमें यूरोप की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पर लाता है। यूरोप का सबसे बड़ा डर है एक न्यूक्लियर वॉर, पर रिस्क और भी बढ़ जाता है क्योंकि यूरोप और नेटो का डिफेंस अमेरिका के सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अमेरिका लगभग 2/3 स्पेंड कर रहा है नेटो के डिफेंस बजट का। पर अभी ट्रंप ने आने पर इन कंट्रीज को अपना डिफेंस का शेयर बढ़ाने के लिए बोला है और कुछ ये भी सिग्नल दिया है कि फ्यूचर में यूरोप का डिफेंस अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसी ही क्राइसिस से यूक्रेन के लोग यूरोप की कंट्रीज जैसे पोलैंड और हंगरी आने लगे। यही इमिग्रेशन हमें तीसरे एस्पेक्ट यानी सोशल फैक्टर्स की तरफ लाता है। यूरोप में इमिग्रेशन को एक सेंसिटिव इशू माना जाता है। 2015 में यूरोप में कई देशों से माइग्रेंट्स आने लगे, पर यूरोप की कम होती पॉपुलेशन की वजह से इमिग्रेशन ने इन सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर्स की स्पेस को भरा, जिससे इकोनॉमी को काफी बेनिफिट भी हुआ। पर जो वेल्दी इमिग्रेंट्स थे और पैसे वाले लोग थे, उन्होंने प्रॉपर्टीज पर इन्वेस्ट करना शुरू करा। ज्यादा डिमांड से प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ गए और एक हाउसिंग क्राइसिस शुरू हो गया, खासकर नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया में। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी देखने को मिल रही है। कईयों का ये भी मानना है कि जो लोग इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, जैसे कि अनस्किल्ड रिफ्यूजीज, उनको सोशल सिक्योरिटी जैसे हेल्थ और एजुकेशन के बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, पर वो इकोनॉमी में उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। इसी इमिग्रेशन के इशू से यूरोप में कई राइट विंग पार्टीज और लीडर्स भी उभर रहे हैं, जैसे जर्मनी में AFD, इटली में जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी, फ्रांस में मरीन लपेन, स्पेन में वॉक्स पार्टी और नेदरलैंड्स में गेर्ट विल्डर्स की पार्टी, जो कि अभी पावर में भी है। ये राइट विंग पॉलिटिक्स का ट्रेंड हमें ग्लोबल लेवल पर दिख रहा है, चाहे वो US में डोनाल्ड ट्रंप हो या अर्जेंटीना में हैवियर मिलेई। इन पार्टीज के दो मेन एजेंडा है। पहला नेशनलिज्म, यानी अपनी कंट्री के लोगों को पहले प्रेफरेंस देना, और दूसरा गवर्नमेंट के रूल को कम करना और प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज देना। अगर हम यूरोप की पोजीशन को समराइज करें तो वो डिपेंड करते हैं मिलिट्री के लिए अमेरिका पर, एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना पर और एनर्जी के लिए रशिया पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यूरोप सोशल प्रोग्रेस में अभी भी टॉप पर है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स हो। तो इस वीडियो से हमारा टेक अवे क्या होना चाहिए कि एक देश अपने डिफेंस को ना ही इग्नोर कर सकता है और ना ही किसी के ऊपर डिपेंड हो सकता है। इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना हमारी रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। कुछ ऐसा जो नोकिया के साथ हुआ एंड्रॉयड और iOS के आने के बाद। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Do not forget do not forget to like, share and